Okay, today we will start about barriers of communication. So जब हम बैरियर्स की बात करते हैं जब कम्युनिकेशन में जब हम बैरियर टर्म की बात करते हैं तो बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर इज़ समथिंग जो हिंड्रेंस क्रिएट करता है या जिसे आप बोलते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो जब हम बैरियर की बात करते हैं कि बीच में बैरियर है तो बैरियर का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो किसी काम में या किसी चीज़ में बाधा क्रिएट करती है, रुकावट क्रिएट करती है, तो उसको बैरियर बोला जाता है। आई एम श्योर आपने बैरियर वर्ड सुना होगा, बैरिकेडिंग, बैरियर जब जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, पुलिस होती है, तो वो बैरियर्स लगा देते हैं। अगर उन्हें वो नहीं चाहते कि रोड पे व्हीकल्स चलें या कहीं पे कोई भी चीज़ें बंद करनी होती है, तो वो बैरियर्स लगा देते हैं। तो बैरियर इज़ समथिंग जो एक फ्लो में रुकावट पैदा करता है, बाधा पैदा करता है, उसको बैरियर बोला जाता है। तो अब इसने बोला है कम्युनिकेशन बैरियर। अच्छा, मैं आपको बैरियर टर्म का मतलब क्यों बता रही हूँ या कम्युनिकेशन का मतलब क्यों बता रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि जब आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जब आपके पास चीज़ें आएँगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको कंटेंट नहीं दिया होगा, ये पूरी चीज़ें आपको नहीं दी होंगी। बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। तो उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में से आपको फ़िल्टर करनी है चीज़ें और सही ऑप्शन को टिक लगाना है, ठीक है? तो इसलिए आपको ना जो वर्ड है उनका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। वर्ड का मतलब आपको पता होगा, तो आप वर्ड से ही डेफ़िनिशन क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड से आप आपका मीनिंग उसको पता होगा तो आप फ़िल्टर करने में आपके लिए आसान होगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है, हमें किस ऑप्शन को टिक करना है। तो वो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अब जब कम्युनिकेशन में हम बैरियर की बात करते हैं, तो मतलब कम्युनिकेशन इज़ व्हाट कि आप एक मैसेज दे रहे हैं, सेंडर एक मैसेज दे रहा है रिसीवर को और रिसीवर ने उस बात को समझा, कितना समझा, कैसे समझा, वो वहाँ से फीडबैक देगा, ठीक है? तो वहाँ से जिस तरीके का फीडबैक आता है, तो सेंडर को समझ में आता है कि मेरी जो बात है, वो कितनी इफ़ेक्टिव रही। दैट इज़ कम्युनिकेशन जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बात की है। तो कम्युनिकेशन में अगर रुकावटें आती हैं, बाधाएँ आती हैं, जो क्या-क्या पॉसिबल बैरियर्स हो सकते हैं। अब जब हम कम्युनिकेशन यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है कि अगर एक स्मूथ कम्युनिकेशन करना है, तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम चाहते हैं कि सेंडर ने जैसा मैसेज जिस तरीके से भेजा है, वो उसी तरीके से रिसीवर के पास पहुँचे, तो क्या-क्या बैरियर्स का हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए बैरियर जो टर्म है, बैरियर जो चीज़ है, उसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा अभी कि बैरियर क्या है और क्यों ज़रूरी है जानना। तो कम्युनिकेशन बैरियर देखो इसमें दिया भी गया है, कम्युनिकेशन बैरियर आर इंटरफेरेंस, ठीक है? अच्छा, अब इसमें ये जो 3 वर्ड दिए गए हैं, वो तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जो कीवर्ड है ना इंटरफेरेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जब भी वहाँ पे स्टेटमेंट देगा वो, चाहे वो असर्शन रीजन में दे या फिर आपको स्टेटमेंट में दे या फिर आपको ऑप्शंस में दे, तो वो कीवर्ड पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश में कम्युनिकेशन हो गया, आपका आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इन सब चीज़ों में तो वोकैब्युलरी का ही खेल है सब कुछ। तो इंटरफेरेंस इज़ व्हाट? इंटरफेरेंस इज़ रुकावट, बाधा, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल इज़ व्हाट? बाधा, ठीक है? तो वो जो कम्युनिकेशन बैरियर होता है ना, दीज़ आर इंटरफेरेंस, दीज़ आर ऑब्स्टिकल्स। अच्छा, वो क्वेश्चन कैसे बना देगा यहाँ से? क्वेश्चन वो ऐसे बनाएगा कि इंटरफेरेंस और ऑप्टिकल्स इन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है उनको? तो अगर आपको इंटरफेरेंस का मतलब पता है, अगर आपको ऑब्स्टिकल का मतलब पता है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा तो इंटरफेरेंस और ऑब्स्टिकल बाधा को तो बैरियर बोला जाता है, सिंपल। तो इनको बोला जाता है कम्युनिकेशन बैरियर। तो एक-एक जो वर्ड है, एक-एक जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कम्युनिकेशन जो बैरियर है, जो इंटरफेरेंस है वो तो हमें समझ में आ गया कि बैरियर होता है, व्हिच लिमिट द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। अच्छा, जो रुकावट है, जो बाधा है, वो करता क्या है? इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे सपोज़ करो कोई रोड है, हमने बीच में बैरिकेडिंग लगा दी है, तो बैरिकेडिंग्स क्या करेंगे? एक ऑब्स्टिकल है, एक इंटरफेरेंस है, एक बैरियर है। अब वो हमने बैरियर लगा दिया है और पीछे से कोई कार आ रही है, तो उसके लिए वो बाधा है ना, तो कार स्मूथली आगे जा ही नहीं पाएगी, समझ रहे हो? तो जो एक इंटेंशन है हमारी कि हमें कार को आगे लेके जाना है, हमें डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, वो काम हो नहीं पाएगा। तो सेम कम्युनिकेशन बैरियर में भी जब बैरियर होगा कम्युनिकेशन में तो क्या होगा? जब बाधा होगी कम्युनिकेशन में तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। मतलब कि ये क्या कर देता है कि जो रिसीवर है उस तक मैसेज पहुँचे, सही मैसेज पहुँचे या ठीक तरीके से मैसेज पहुँचे, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उसको ये रोक देता है। तो रिसीवर तक सही मैसेज नहीं पहुँच पाता है। ठीक है? तो बैरियर में हैव इफेक्ट ऑफ द एंटायरली प्रिवेंटिंग कम्युनिकेशन, फिल्टरिंग पार्ट ऑफ इट और गिविंग इट इन अ इनकरेक्ट मीनिंग। बैरियर किसी भी तरीके से हो सकता है, पूरी कम्युनिकेशन में हो सकता है, कम्युनिकेशन प्रिवेंट हो सकती है, रुक सकती है या इनकरेक्ट कम्युनिकेशन या इनकरेक्ट मीनिंग उसका समझा जा सकता है रिसीवर के द्वारा। तो बैरियर में ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बैरियर occur if any essential element of the communication, sender, message, medium or receiver become
फॉल्टी और डिफेक्टिव। अच्छा, जब हम बैरियर की बात कर रहे हैं तो किस स्टेज पे होगी? क्या वो सेंडर की साइड से होगी? क्या वो मैसेज में होगी गड़बड़ी? क्या वो मीडियम में होगी? क्या वो रिसीवर में होगी? नहीं, वो कहीं भी हो सकती है, किसी भी एसेंशियल एलिमेंट में हो सकती है। जब हम बैरियर की बात करते हैं तो बैरियर कहीं भी आ सकता है, किसी भी एसेंशियल एलिमेंट में आ सकता है। कि मान जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बात की है कि जो सेंडर है वो मैसेज क्या करता है, एनकोड करता है और वो रिसीवर तक पहुँचाता है, ठीक है? अब सेंडर से मैसेज जो है एनकोडिंग का तरीका, अपनी बात कैसे पहुँचानी है उसको वो आता ही नहीं है, वो बैरियर है। मैसेज का जो मीडिया है, जिस मीडियम के थ्रू हम मैसेज को पहुँचा रहे हैं, वो मीडियम गलत है तो बैरियर है। मीडियम में गड़बड़ी है, मैसेज जो हमने है जो मैसेज हम पहुँचाना चाहते हैं आधा-अधूरा मैसेज पहुँचाया है, तो भी बैरियर है। रिसीवर तक वो मैसेज रिसीवर को समझ ही नहीं आया, शायद रिसीवर मतलब इसको आप ऐसे समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ सेंडर जो है वो इंग्लिश जानता है, रिसीवर इंग्लिश नहीं जानता है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, तो रिसीवर की समझ में वो इंग्लिश मैसेज नहीं आएगा, ठीक है? तो अब उसने क्या किया, मिस इंटरप्रेट किया इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। तो इस तरीके से कि रिसीवर की मैसेज समझ ही नहीं आया है। तो जो बैरियर है वो किसी भी एसेंशियल एलिमेंट में हो सकता है, और कोई भी फॉल्टी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन जा रही है तो दैट इज़ ड्यू टू बैरियर, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हुई होंगी चीज़ें। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैरियर कितने तरीके के हो सकते हैं, कौन-कौन से बैरियर हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। अच्छा, यहाँ पे ये बैरियर जानना, समझना और लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधा-सीधा ऑप्शन में आ सकता है कि वो आपको दे देगा कि कम्युनिकेशन बैरियर, वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर आर देयर। आपको जो है 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना? तो वो आपको 3 ऑप्शन करेक्ट देगा, 1 ऑप्शन गलत दे देगा, या फिर वो असर्शन रीजन में दे सकता है, या फिर वो ए, बी, सी जो ऑप्शंस होते हैं तो उसमें से वो सेलेक्ट करने के लिए दे सकता है। तो वहाँ पे हमारे लिए अगर हमें सही चीज़ें पता होंगी तो हम ईज़िली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को और सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो नोट करके देता है तो हम एलिमिनेट करके कर सकते हैं, अगर वो राइट करके देता है तो हम उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो बैरियर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैरियर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बैरियर बेसिकली। तो फर्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सेकंड वन इज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। लिंग्विस्टिक का जो मतलब होता है, लिंग्विस्टिक दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है? तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। अच्छा, इसीलिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि एक-एक जो टर्म है ना मतलब उसका, तो लिंग्विस्टिक, अब आपको पता चल गया कि लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ तो गड़बड़ी होगी, तो वो समझ में आ गया आपको। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं, ठीक है? लैंग्वेज किस तरीके से स्ट्रक्चर की गई है उसको लिंग्विस्टिक बोला जाता है। तो लैंग्वेज पे किस तरीके से काम हुआ है उसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं, समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज दैट इज़ लिंग्विस्टिक, ठीक है? अब जब हम मैकेनिकल बैरियर की बात करते हैं तो मैकेनिकल इज़ समथिंग की अ लैंग्वेज कैसी है, और लैंग्वेज साइज़ क्या है, लैंग्वेज का कितना बड़ा मैसेज है, तो दैट इज़ समथिंग मैकेनिकल। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकते हैं, फिजिकल बैरियर हो सकते हैं। तो दीज आर सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन जो क्या कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन को एक उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें जो है आपको रुकावट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो मैसेज दिया जा रहा है वो रिसीवर तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाएगा जिस तरीके से सेंडर पहुंचाना चाहता है। अच्छा, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमेशा जब हम कम्युनिकेशन टर्म बोलते हैं ना तो उसका मतलब होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इफेक्टिव इज़ व्हाट, कि हम ये चाहते हैं कि जो हम मैसेज दे रहे हैं सामने वाले को, जो हम बात बोल रहे हैं, हमने अगर टाइम इन्वेस्ट किया है, अगर हमने मैसेज इनकोड किया है, तो सामने वाले तक वो उसी तरीके से पहुँचे और उसको वो उसी तरीके से समझ आए। मतलब अर्थ का अनर्थ ना हो, समझ रहे हो? तो दैट इज़, तो अर्थ का अनर्थ ना हो। तो अगर अर्थ का अनर्थ होता है और सामने वालों को बात उस तरीके से ना समझ आके वो उसका कुछ ही मतलब निकाल देता है, तो जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हुई नहीं है, उसका कोई मतलब निकला नहीं है, दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वो वाली बात। तो अब ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो क्या क्रिएट कर सकती हैं, आपका जो मैसेज है, उसको अर्थ का अनर्थ कर सकती हैं, मतलब एक बैरियर क्रिएट कर सकती हैं। तो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इनको थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। अच्छा, जब हम साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं, तो साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी इज़ समथिंग साइकोलॉजी का मतलब पहले हम जान लेते हैं। साइकोलॉजी इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू माइंड और बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। तो जब हम साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं, तो दैट रेफर्स टू मेंटल और इमोशनल फैक्टर, कि सामने वाला जो मैसेज दे रहा है वो किस इमोशनल स्टेट में है, किस मेंटल लेवल पे वो है, क्या रिसीवर भी उस मेंटल स्टेट में है, क्या रिसीवर भी उसी लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है कि वो उस मैसेज को उस तरीके से समझे।
तो अगर दोनों उस इमोशनल स्टेट में नहीं है और दोनों अगर उस मेंटल स्टेट में नहीं है, तो ये एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, एक रुकावट क्रिएट कर सकता है, एक बाधा क्रिएट कर सकता है, जो मैसेज एनकोड किया जा रहा है और जो मैसेज इस तरीके से दिया जा रहा है उसमें। एक इफेक्टिव ट्रांसमिशन में और इफेक्टिव रिसेप्शन में, ट्रांसमिशन कौन करेगा? ट्रांसमिशन करेगा सेंडर, क्योंकि मैसेज तो ट्रांसमिट वही कर रहा है। रिसेप्शन कौन करेगा? रिसीव कौन करेगा? रिसीव करेगा रिसीवर। तो जो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में और रिसेप्शन में एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है दो इंडिविजुअल के बीच। अच्छा, जो बैरियर है वो अराइज़ कैसे होगा? मतलब ये साइकोलॉजिकल बैरियर कहाँ से होगा, कैसे होगा? ये साइकोलॉजिकल बैरियर है कि जब आपकी जो इमोशनल स्टेट है, सेंडर की जो इमोशनल स्टेट है, वो सेम लेवल पे नहीं है जो रिसीवर की इमोशनल स्टेट है उस लेवल पे, ठीक है? दोनों का बात करने का जो बर्ताव है, जो एटीट्यूड है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो एक जैसा नहीं है। दोनों का जो मेंटल हेल्थ है, वो सेम लेवल पे एक तरीके से नहीं है। मतलब दोनों का जो एक यू कैन से कि एक किसी नेगेटिव सिचुएशन से आया है अभी और सामने वाला अभी मतलब पॉजिटिव सिचुएशन में है, तो दोनों का जो मेंटल हेल्थ है वो सेम लेवल पे वाइब्रेट नहीं कर रही है ना, सेम लेवल पे वो नहीं है। तो अब जो एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल के आया तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो चीज़ों को समझे, या जो सेंडर है जिस तरीके से वो बात को रख रहा है। तो दैट इज मेंटल हेल्थ, है ना? तो अब ये क्या करता है, अगर अगर हम इसको इसके सब पार्ट्स को देखें, तो साइकोलॉजिकल बैरियर में हमारे पास आ जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेल्फ इमेज, स्टीरियोटाइपिंग, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस, डिफेंसिवनेस, फियर, सेलेक्टिव परसेप्शन और फिल्टरिंग। अच्छा, ये सब सारी जो चीज़ें हैं इसमें ये सब ऑप्शंस तो मुश्किल ही पूछेगा, लेकिन वो आपसे साइकोलॉजिकल बैरियर में इस तरीके से, मतलब सब ऑप्शंस तो वो डायरेक्ट नहीं देता है, बट हाँ आपसे जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि वो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और आपसे यू कैन से कि आपसे डिटेक्ट करने के लिए बोलेगा या आपसे सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर ये हो सकता है। तो अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मतलब सपोज करो मेरा बैकग्राउंड कुछ और है, आपका बैकग्राउंड कुछ और है, और मेरा जो यू कैन से कि मेरा जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, चीज़ों से डील करने का नज़रिया है, वो अलग है। तो जिस तरीके से मैं आपको कोई मैसेज दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया की कल्चर अलग है और अमेरिका की कल्चर अलग है। तो दोनों का जो फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस है चीज़ों से डील करने का, चीज़ों को देखने का, या फॉर एग्ज़ाम्पल कि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में ले लो, या मैरिज के पर्सपेक्टिव में ले लो, या जॉब के पर्सपेक्टिव में ले लो, डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में ले लो। तो दोनों का जो तरीका है वो डील करने का अलग है। तो अब जो वहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से वहाँ पे क्या क्रिएट हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से वहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है, बैरियर क्रिएट वहाँ पे हो सकता है। अ, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता कैसे है किसी इंसान का? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आप आए हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका नॉलेज लेवल कितना है। मतलब फॉर एग्जांपल कि आप इसको ऐसे समझो कि अगर हम एजुकेशन के लेवल पे बात कर रहे हैं, अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या एक एजुकेटेड पर्सन एजुकेशन की वैल्यू और एक अनएजुकेटेड पर्सन एजुकेशन की वैल्यू क्या एक ही तरीके से समझेंगे? कुछ तो डिफरेंस आएगा ना। तो दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि आपकी नॉलेज से, आपके बिलीफ से, आपकी वैल्यूज से, आपके अजम्पशन से क्रिएट होता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है कि हम जिस तरीके से सामने वाले को बात बता रहे हैं वो उस तरीके से उस चीज़ को ना समझे, अगर दोनों सेम पेस पे नहीं हैं। सेकंड वन आता है हमारा सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज मतलब कि आप सेल्फ इमेज, व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज़ योर मेंटल पिक्चर अबाउट योरसेल्फ, आपका पर्सनल व्यू क्या है अपने बारे में। ठीक है? तो आपके बिलीव्स क्या हैं अपने बारे में, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने बारे में। तो जो भी चीज़ें, जो भी एबिलिटीज़, जो भी अपीयरेंस, जो भी पर्सनैलिटी, जो भी वर्थ अपने बारे में एक इंडिविजुअल होल्ड करता है, अगर उसकी नेगेटिव सेल्फ इमेज होगी अपने बारे में, तो वो जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन थ्रो करेगा सामने वाले तक, वो नेगेटिव ही जाएगी, और नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही वो सामने वाले को भी उसी तरीके से समझेगा या सोचेगा। उसे लगेगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वही सबके साथ होता है, जैसे मैं हूँ वैसे ही सब है। तो वो जो सेल्फ इमेज है वो एक तरीके से जिस तरीके की सेल्फ इमेज आपकी है आपके मन में, तो वो आप उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को सामने थ्रो करते हो। पर ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाला उसको उस तरीके से समझे या सामने वाला भी उसी लेवल पे रेजोनेट कर रहा है। सो दैट इज़ सेल्फ इमेज। और वही जैसे कि आपको इन ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी, सेल्फ इमेज है, स्टीरियोटाइपिंग है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, ये सब आपका मतलब ओवरऑल अगर मैं इसको कलेक्टिवली एक एक टर्म में या एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करूँ, तो इसको आप ऐसे समझो
कि साइकोलॉजिकल बैरियर, ये सारे साइकोलॉजिकल बैरियर है, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप क्या सोचते हैं, सेल्फ इमेज, स्टीरियो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि आप फॉर एग्जांपल कि कोई फार्मर है, कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियर को लगेगा कि जो मेरा काम है दैट इज़ द बिगर थिंग, बड़ा मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, फार्मिंग में क्या है। बट फार्मिंग में क्या है, किस तरीके से मेहनत लगती है, किस तरीके से काम करना होता है और कितना सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है, ये सिर्फ फार्मर को पता है, क्योंकि उसने वो काम किया है। तो दैट इज़ व्हाट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपके जो काम है आपका, जो आपने जो एक्सपीरियंस एक्वायर किए, उन्होंने आपके मेंटल स्टेट को चेंज किया है, उन्होंने कुछ तो आपके बिलीफ में चेंजेस लाए हैं, कुछ तो आपके एक्सपीरियंसेस में चेंजेस लाए हैं, उसी तरीके का आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट हो गया। अब उस तरीके की आप बात सामने वाले तक रखोगे, तो वो मतलब इसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर में एक तरीके से इंक्लूड करते हैं, कि आपका मेंटल लेवल, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके बिलीफ, मतलब मेंटल एक्सपीरियंसेस, बिलीफ, इमोशंस, जहाँ भी ये टर्म आपको दिखेंगी ना, आँख बंद करके आपको टिक कर देना साइकोलॉजिकल बैरियर। तो आपको रिलेट करना है चीज़ों को, क्योंकि अब मैं आप सिर्फ़ आपको ना एक रिकॉग्नाइज़ करने का तरीका बता सकती हूँ। अब वहाँ पे क्वेश्चन कैसे क्या आएगा, ये एक्चुअली मतलब हम एक आइडिया लगा सकते हैं। तो आपको कीवर्ड ढूँढने हैं कि किस कीवर्ड से आप उसको एक तरीके से, जो ऑप्शन में से किस तरीके से आप राइट थिंग को पकड़ सको, दैट इज़। अच्छा, जैसे कि अगर आप डिफेंसिवनेस की बात करो, डिफेंसिव इज़ व्हाट, कि जब हम अपने आप बचाव में चीज़ें करते हैं, फ़ियर, डर, ये सब कहाँ हैं? क्या ये आपके रियल वर्ल्ड में है? नहीं, ये सब आपके मन में है, आपकी कहाँ पे, आपके अंदर है। तो दैट इज़ व्हाट, आपके मेंटल लेवल पे है ना? और जब भी मेंटल लेवल की बात हो रही है, इमोशन, एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, तो वो किससे रिलेट कर रहा है? साइकोलॉजिकल बैरियर से। तो साइकोलॉजिकल बैरियर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लिंग्विस्टिक बैरियर या कल्चर बैरियर पे। तो हम लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज, कल्चरल बैरियर। अब देखो, अलग-अलग जो कल्चर हैं, अलग-अलग कल्चर की भाषा अलग होती है ना? बोली अलग होती है, टोन अलग होती है। तो बोली है, टोन है, जैसे इसका सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो, तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं और हरियाणा के जो लोग हैं और यूपी के जो लोग हैं, तो उनकी जो एक तो बोली होती है और एक होती है टोन। टोन में भी डिफ़रेंस मिलेगा और बोली में भी डिफ़रेंस मिलेगा। तो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की जो कल्चर है वो अलग-अलग है, लोग अलग-अलग हैं, एक्सपीरियंसेस अलग-अलग है, बिलीफ्स अलग-अलग हैं, तो लैंग्वेज अलग है, तो वो इस तरीके की टोन आती है। तो दैट इज़ सिमेंटिक बैरियर, ये आता है हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर में, कल्चरल बैरियर में। तो जब आपके 2 लोगों के बीच में बैरियर क्रिएट होता है, टोन की वजह से, भाषा की वजह से, बोली की वजह से, है ना? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसका एक सिंपल सा चलो एग्ज़ाम्पल ऐसे लेते हैं कि आपने सुना होगा मोटा भाई, मोटी बहन, इस तरीके से। तो गुजराती में बड़े को बोलते हैं मोटा, है ना? अब अगर आप यूपी में देखो, अदर स्टेट में देखो, यूपी में, पंजाब या अदर स्टेट की अगर आप बात करो, तो मोटा इज़ व्हाट? फैट। तो वहाँ पे जो डिफ़रेंस क्रिएट हुआ, वहाँ पे जो बात जब उन्होंने बोली, तो उन्होंने बोला मोटा भाई। अगर कोई गुजरात का बंदा है, तो वो बोलता है कि मोटा भाई सामने वाले को। तो रिसीवर उसको क्या समझेगा? अगर वो यूपी से है, तो अगर वो मेरी तरह है, तो वो समझेगा कि मुझे मोटी बुलाया जा रहा है। बट दैट इज़ नॉट द थिंग। वहाँ पे क्योंकि उनकी कल्चर अलग है, तो वहाँ पे उसको मोटा मतलब बड़ा, तो वो उसको समझ रहे हैं। तो वहाँ पे जो बैरियर, जो हिंड्रेंस क्रिएट हुआ है कम्युनिकेशन में, जो रिसीवर के द्वारा बात समझी गई, वो गलत समझी गई, है ना? तो ये जो गलत समझी गई, किस वजह से समझी गई है? ये लैंग्वेज की वजह से समझी गई है, क्योंकि दोनों जगह की गलत कोई नहीं था, बट बैरियर क्रिएट हो गया है, या फिर कम्युनिकेशन में रिसीवर तक मैसेज गलत आया बिकॉज़ लैंग्वेज का एक तरीके से हिंड्रेंस था। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू, वही जैसे मैंने अभी मोटा भाई और ये बताया ना, दैट इज़ सिमेंटिक, सिमेंटिक दैट इज़ रिलेटेड टू वर्ड्स, दैट इज़ रिलेटेड टू योर वोकैब्युलरी, तो उसको सिमेंटिक बैरियर बोला जाता है। हाई एंड लो कल्चर और क्रॉस कल्चरल बैरियर। क्रॉस कल्चरल बैरियर इज़ दैट इज़ मतलब कि 2 अलग-अलग कल्चर हैं, तो 2 अलग-अलग कल्चर की चीज़ें जो हैं, भाषाएँ जो हैं, त्योहार जो हैं, और आप सब्जियों के नाम जैसे होते हैं, तो आप अलग दूसरी स्टेट में आप उसको कुछ और नाम से बुलाते हो, किसी और स्टेट में किसी और नाम से बुलाते हो। तो दैट इज़ हाई एंड लो कल्चर, मतलब कि यू कैन से कि इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि एक जो लोग बात को अपने रिटर्न फॉर्म में और जो अपनी बात को जो है ओरल फॉर्म में एक तरीके से कन्वे करते हैं, तो उनको हाई और लो कल्चर में हम कैटेगराइज़ करते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप अपनी बात को जैसे अमेरिकन जो कल्चर है, और अगर आप लोग कि जहाँ पे चीज़ें जहाँ पे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आप इसको ले सकते हो कि दे आर मोर एजुकेटेड, सो दे आर मोर अंडरस्टैंड, ज़्यादा चीज़ों की अगर उन्हें नॉलेज है, तो ज़्यादा पर्सपेक्टिव वो समझ सकते हैं, तो उस तरीके से। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल बैरियर की, तो मैकेनिकल बैरियर इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू
language size that is related to perpetual bias, impersonal relationship और cultural differences की वजह से जो barrier create हो रहे हैं communication में, that is मैकेनिकल बैरियर। अच्छा, अगर मैं हाई कल्चर की बात करूँ तो हाई कल्चर ट्रेडिशनली दैट इज़ एसोसिएटेड विद यू कैन से, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा आप बोल सकते हो कि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा आगे है, तो उसको आपने हाई कल्चर डिनोट कर दिया। तो मतलब आप इसको ऐसे समझो कि अगर वो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आगे है, तो वो ज़्यादा चीज़ों को समझने में सक्षम होगी। तो उसको आपने हाई कल्चर थोड़ा-सा टर्म कर दिया है। और लो कल्चर की एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से उतना आगे नहीं है। हाई कल्चर वेल्दी होगी ऑब्वियसली, एजुकेटेड होगी, इलाइट क्लास से बिलोंग करेगी, तो दैट इज़ हाई कल्चर। और इंग्लिश जानती है, हिंदी जानती है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जानती है, ओरल कम्युनिकेशन भी समझती है, रिटन कम्युनिकेशन भी समझती है, तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू हाई कल्चर। तो वहाँ की जो ऑडियंस होगी ना, वो क्या होगी, हाई क्लास और हाई डोमेन से बिलोंग करेगी, इंटेलेक्चुअल होगी, तो एक ब्रॉडर ऑडियंस होगी, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की होगी, तो ज़्यादा चीज़ों को समझ सकती है। दूसरी हैंड पे अगर हम लो कल्चर की बात करें, तो इन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन फॉर्म ऑफ कल्चर, इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, वो कम चीज़ों को, या क्योंकि एजुकेशन कम है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, चीज़ें कम हैं, तो उसके लिए उतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होगा, तो वो हर इन्फॉर्मेशन को समझ नहीं पाएगी। तो उसको हमने लो कल्चर को, उसको हमने लो कल्चर में डिनोट कर दिया। तो वहाँ की जो एक तरीके से ऑडियंस होगी, दैट इज़ नॉट दैट मच डाइवर्स, दैट इज़ नॉट दैट मच ब्रॉड, you can say. Okay, now if we talk about mechanical barrier, mechanical barrier is something अगर हम लैंग्वेज साइज के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, अगर हम परपीचुअल बाइस के इम्पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, इम्पर्सनल और कल्चरल डिफरेंसेस के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, तो मैकेनिकल इसको आप ऐसे समझो, मैकेनिकल इज समथिंग, जिस तरीके से हमने टर्म्स के बारे में बात की, तो साइकोलॉजिकल दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ और इमोशंस और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब चीज़ें, आपके बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस, मतलब इसको ना आप इस तरीके से याद रखो कि जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, साइकोलॉजी में मेंटल हेल्थ हो गया, इमोशंस है, बिलीफ है, ये आपको, यू कैन नॉट टच देम, यू कैन नॉट सी देम, है ना, दैट इज समथिंग इन योर हेड, दैट इज समथिंग इन योर बिहेवियर दैट यू एक्वायर, तो दैट इज साइकोलॉजिकल, है ना, माइंड और बिहेवियर से जो रिलेटेड है, तो साइकोलॉजिकल हुआ। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी साइकोलॉजिकल में आ जाएंगी। लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें, मतलब लैंग्वेज हो गया, वर्ड हो गया, और आपका ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई, ये सब आपके लिंग्विस्टिक में आ गई। अगर आप मैकेनिकल की बात करो, अच्छा मैकेनिकल सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है? मैकेनिकल दैट इज़ समथिंग मशीनरी से रिलेटेड जो है, या फिज़िकल चीज़ों से रिलेटेड जो है, ऐसी ऑब्स्टिकल जो टेक्निकल है। तो मतलब कोई चीज़ जिसे आप टच भी कर रहे हो और आप उसको फ़ील कर रहे हो और आप उसको देख रहे हो, दैट इज़ मशीनरी को, आप मशीनरी चलती हुई आपको दिखाई देती है ना, तो यू कैन टच दैट, तो दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू अ मैकेनिकल बैरियर। तो ऐसी ऑब्स्टिकल जो फिजिकल और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अराइज हुई है। अगर लैंग्वेज साइज बहुत बड़ा है, या लैंग्वेज साइज मतलब आपकी जो सेंटेंस है, आपकी जो बात है, वो इतनी बड़ी होगी कि अगर मैं एक बड़ा सा सेंटेंस आपको लिख के भेजूँ, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिख के भेज दूँ, जैसे कि अभी हम कम्युनिकेशन बैरियर पढ़ रहे हैं, तो हमने 2 ही पेजेज़ लिए हैं, है ना? अगर मैं ओवरफ्लो कर दूँ इन्फॉर्मेशन को, ओवरलोड कर दूँ इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे क्या होगा, आप पढ़ोगे सब, आपको समझ में भी आएगा, लेकिन कहीं न कहीं कन्फ्यूजन अराइज़ हो जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट मैकेनिकल बैरियर हुआ, किसकी वजह से वो, लैंग्वेज की वजह से नहीं हुआ है, समझ रहे हो? समझो इस बात को। लैंग्वेज, अब बात ऐसी नहीं है कि आपने कोई और बात बोली, रिसीवर ने कुछ और बात समझी, ऐसा कुछ लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज का जो साइज़ है, बात इतनी ज़्यादा होगी कि आपकी समझ ही नहीं आ रही है, समझ रहे हो? दैट साइज़ क्रिएट द प्रॉब्लम। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, दैट साइज़ क्रिएट द प्रॉब्लम। तो दैट इज़ समथिंग मैकेनिकल, दैट इज़ समथिंग फिज़िकल, दैट जो कि डिसरप्ट कर रहा है ट्रांसमिशन के मैसेज को सेंडर और रिसीवर के बीच। अच्छा, अब ये बताओ कि वो हो क्यों सकता है? कैसे हो सकता है? जैसे मैंने बताया मैकेनिकल क्या है आपका? मैकेनिकल आपका मशीनरी से रिलेटेड हो रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब सेंडर कोई मैसेज को भेज रहा है, तो अब जिस मीडियम के थ्रू वो मैसेज को भेज रहा है, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो मैसेज को भेज रहा है, जिस इक्विपमेंट के थ्रू वो मैसेज को भेज रहा है, तो वो मीडियम इटसेल्फ क्या कर रहा है कि क्लैरिटी नहीं आ रही है उस मीडियम में। बहुत नॉइज़ी है या तो वो, या उसमें एक्यूरेसी नहीं है मैसेज जिस तरीके से वो पहुँचा रहा है। तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, ये
क्रिएट हो सकता है। अगर सपोज़ करो आप टेलीफ़ोन के थ्रू कोई मैसेज पहुँचा रहे हो, तो टेलीफ़ोन में अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उस तरीके का, मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फ़ॉल्टी इक्विपमेंट अगर आपका है, जैसे कि माइक्रोफ़ोन या स्पीकर के थ्रू, कैमरा के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हो, तो अगर वहाँ पे इस तरीके से कोई भी फ़ॉल्ट है, तो आपका जो मैसेज है वो सही तरीके से आपके रिसीवर तक नहीं पहुँचाएगा। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ से ही बैकग्राउंड नॉइज़ आए, तो आप तक मेरी जो बात है, वो ऐसा नहीं है कि मैं बात तो वही बोलूँगी, बट ड्यू टू बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएँगी, क्लैश हो जाएँगी, तो मेरी जो बात है वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। दैट इज़ ड्यू टू कि मेरा जो माइक्रोफ़ोन है उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही है। तो इस चीज़ों की वजह से। और दूसरा क्या हो सकता है, और भी हो सकता है कि जैसे इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी कोई आप यूज़ कर रहे हो, मतलब अभी आप मोबाइल फ़ोन के ज़माने में आप टेलीफ़ोन या फिर कोई ग्रामोफ़ोन या इस तरीके की बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, तो बहुत लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते नहीं, तो लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्टिकल क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है उसी तरीके का इश्यू क्रिएट करेंगे, तो उस वजह से इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो सकती है। डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा है ना? मतलब आप कोई सेंडर है, वो रिसीवर तक अपनी बात पहुँचाना चाहता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। दोनों फिजिकल टर्म्स में प्रेजेंट है, लेकिन हाँ, वो मेंशन किया है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी वो मैकेनिकल में ही आ रहा है कि जब आप बैकग्राउंड नॉइज़ हो गया और जब आप इंटरनेट का यूज़ करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो जब फ़ोन पे आपने देखा होगा कि बात नहीं पहुँच पाते, टेक्स्ट नहीं पहुँच पाते हैं। और एक फिज़िकल डिस्टेंस जैसे, तो मान लो कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, सामने वाला फिज़िकली मेरे सामने प्रेज़ेंट है, पर वो इतनी दूर है, तो मुझे उसे चिल्ला के बताना पड़ रहा है। मैं चिल्ला के बता रही हूँ, तब भी उस तक मेरी बात क्लियर नहीं पहुँच रही है। दैट इज़ फिज़िकल डिस्टेंस की वजह से जो कम्युनिकेशन एक तरीके से मिसमैच हो रहा है, तो उसको आप क्या बोल रहे हो, कि वो मैकेनिकल बैरियर में आ रहा है। तो अच्छा, अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल बैरियर जो है, वो किस वजह से क्रिएट हो रहा है। वो क्रिएट हो रहा है कि आपका कोई कोई तो चीज़ है जो फिज़िकल लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। या तो डिस्टेंस हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो रही है, या बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, या साइज़ आपकी लैंग्वेज का, या मैटर कंटेंट आपके पास इतना है। तो ऐसी चीज़ें जो जिसको आप देख रहे हो, टच कर रहे हो, तो दैट इज़ समथिंग फिज़िकल लेवल पे जो है, तो दैट इज़ मैकेनिकल। अच्छा, अब इसमें एक टर्म आती है परपेचुअल बायस। परपेचुअल बायस का मतलब क्या है? अच्छा, बायस का मतलब क्या होता है? बायस इज़ समथिंग कि आपने सुना होगा कि बायसनेस है, कि जो इक्वालिटी नहीं रख रहा है, बायस है जो चीज़ों में, दैट इज़ बायसनेस। जब हम परपेचुअल बायस की बात करते हैं, तो कन्फर्मेशन बायस ये हो सकता है कि अगर सपोज़ करो कोई the tendency to seek, interpret and remember information that confirms one pre-existing belief or attitude while ignoring or discounting evidence that contradict them। मतलब इसको देखो सिंपल तरीके से ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई ये मानता है, किसी का बिलीफ ये है कि जो काउ वर्कर्स होते हैं, जो गायें जो रखते हैं, वो लेज़ी होते हैं, ठीक है? मतलब वो आलसी होते हैं बहुत। तो दे मे फोकस ओनली ऑन इंस्टेंट वेयर द काउ वर्कर इज़ स्लो टू कंप्लीट टास्क एंड इग्नोर मोमेंट वेयर द काउ वर्कर इज़ हार्ड वर्किंग, है ना? तो मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई काउ वर्कर है, हमारा ये बायस है, हम ऐसा मान रहे हैं या हमारा बिलीफ है कि वो बड़े लेज़ी से होते हैं। बट अगर आप उसको देखो, या अगर आप उनकी रियल लाइफ़ में जाके देखो, तो जब आप उनके काम को देखोगे, तो आप देखोगे कि एक्चुअली दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब वो बहुत कम टाइम में अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, और दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। वो सुबह उठते हैं और काम को करते हैं, और इस तरीके से, ठीक है? तो ये जो हमने बायसनेस बनाई है, या जो हमने क्रिएट किया है, ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? कि हम किसी चीज़ को मान रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली जब आप वहाँ पे गए, आपने वो चीज़ देखी, तो आपने देखा कि नहीं, नहीं यार, ऐसे जैसे मैंने आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया था फार्मर और ये इंजीनियर का। तो जब आपने उस चीज़ को एक्चुअल रियल वर्ल्ड में देखा, तो आपने देखा नहीं, ऐसा नहीं है कि फार्मर एक्चुअली दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता है, उनके पास उतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं। शायद वो उन उतने रिच नहीं हैं जितना इंजीनियर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं जाता कि वो काम कम करते हैं। ऐसा लगता है कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो वही परपेचुअल बायस, या एक तरीके से यू कैन से कन्फर्मेशन बायस, या आप बोल सकते हैं कि इसको बिलीव बायस, कि आपने एक बायसनेस क्रिएट कर दी, कि आपने एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, उसके बेस पे आप अगर जज कर रहे हो चीज़ों को, तो दैट इज़ बायसनेस। तो आप एक आपके अंदर एक ऐसा ट्रेट आ रहा है, आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर है, जो कि आप 2 ग्रुप्स में या 2 लोगों के बीच में एक अंतर समझ रहे हो, या एक अंतर क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज़ परपेचुअल बायस, ठीक है?
अच्छा, अगर हम ऑर्गेनाइज़ेशनल बैरियर की बात करें, तो ऑर्गेनाइज़ेशनल बैरियर दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू साइज़ के टर्म्स में, डिस्टेंस के टर्म्स में, स्पेशलाइज़ेशन के टर्म में, ऑर्गेनाइज़ेशन कल्चर, रूल्स रेगुलेशन, पावर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, फैसिलिटीज़, लैक ऑफ कोऑपरेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइज़ेशन के टर्म्स में अगर हम बैरियर की बात करते हैं, तो इसका बिल्कुल आप ऐसे समझो, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूट है जो काम कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ एनजीओ, इट कैन बी योर स्कूल, इट कैन बी कॉलेज, इट कैन बी इट कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन होती है, मतलब कि प्रिंसिपल टीचर्स के बीच, टीचर स्टूडेंट्स के बीच कम्युनिकेशन हो रही है। अगर आप बात करो एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनी में, एनजीओज में, तो जब लोग साथ रहेंगे तो वो कम्युनिकेट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की या ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो जब चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन चीज़ों की अगर वो ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से नहीं है, और ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से अगर वो चीज़ों ना होने की वजह से जो बैरियर क्रिएट होता है, उसको आप ऑर्गेनाइज़ेशनल बैरियर बोलते हो। सॉरी, मैंने इसको इसको ऑर्गेनाइज़ेशन के टर्म्स में बोला है। ऑर्गेनाइज़ेशन नॉट समथिंग, ये ऑर्गेनाइज़ेशनल बैरियर की जब मैं बात कर रही हूँ, तो ऑर्गेनाइज़ेशनल के टर्म्स में हो रहा है, ना कि ऑर्गेनाइज़ेशन, मतलब संस्था के टर्म्स में ये बात नहीं कर रहा है। ये ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में बात कर रहा है। ऑर्गेनाइज़ेशन की मतलब आपने चीज़ों को अरेंज कैसे किया है, समझ रहे हो? तो उस टर्म्स में बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन का मतलब संस्था भी होता है ना, ये उस टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन में हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज़ राइट कि आप एक संस्था में हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन होती है। लेकिन संस्था में मिसकम्युनिकेशन या मिसइंटरप्रिटेशन हो रहा है, उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज़ेशनल बैरियर, मतलब कि आप जो चीज़ों को अरेंज कैसे कर रहे हो, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कैसे कर रहे हो। अगर आपका मैसेज एन्कोडिंग सही नहीं है, अगर आपकी डिस्टेंसिंग ज़्यादा है, अगर आपका स्पेशलाइज़ेशन नहीं है उस फ़ील्ड में, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा-सा, मतलब मैंने इसको मिसअंडरस्टूड किया, सॉरी फॉर दैट। तो ये चीज़ का आप थोड़ा-सा ध्यान रखना कि जब आप वर्ड देखते हो ना, तो आपका माइंड एक उस लेवल पे चलता है, जो वर्ड आपने सुना है, और आप उस वर्ड को उसी चीज़ से एसोसिएट करते हो। तो जब मैं ऑर्गेनाइज़ेशन सुनती हूँ, तो मेरे माइंड में एकदम से ऑर्गेनाइज़ेशन का मतलब आता है, ओह! ऑर्गेनाइज़ेशन मतलब कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट। लेकिन ये वो वाला ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशनल बोला गया है ना, तो ऑर्गेनाइज़ेशन मतलब ऑर्गेनाइज़ करना चीज़ों को। जब हम ऑर्गेनाइज़ की बात करते हो, तो मतलब चीज़ों को अरेंज करना, लेवल बाय लेवल, 1, 2, 3, या इस तरीके से, तो अरेंजमेंट से रिलेटेड है। तो अब जब हम मैसेज को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो बैरियर क्रिएट कर सकता है। तो देखो, अगर आपने मैसेज दिया, मतलब मैं आप तक कोई बात पहुँचाना चाहती हूँ कि अम, ये जो हम आज पढ़ेंगे, ये हम कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में पढ़ेंगे, है ना? मुझे मैसेज देना है। अब मैं इस मैसेज को घुमा-फिरा के आपको बहुत लंबे तरीके से और बहुत बड़े तरीके से आपको साइज़ इंक्रीज़ करके इसको आप तक पहुँचाऊँ, तो आपको ना समझ में नहीं आएगा कि यार बोला क्या गया है, कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं 3 से 4 बार बोल दिया, 3 से 4 बार बात बोल दी कि आज हम कम्युनिकेशन बैरियर पढ़ेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन में ये होता है, वो होता है, आपने ये भी देखा होगा, वो भी देखा होगा, ये वीडियोज़ पढ़ी होंगी, वो वीडियोज़ भी पढ़ी होंगी। इसके साथ-साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी होता है, जो कि बहुत स्कोरिंग होता है, आरसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज़ होती है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई माइंड में? बिल्कुल हुई, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि यार हम पढ़ने किसके बारे में वाले हैं। क्या हम आरसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं? क्या ये बताया जा रहा है कि वो बहुत टफ है, या ये बताया जा रहा है ईज़ी है, ये बताया जा रहा है स्कोरिंग है, बताया क्या जा रहा है? समझ रहे हो? तो दैट द साइज़ मैटर्स, है ना? तो वो जो बात कितनी कहनी है, क्या बात कहनी है, वो एक तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट करता है। अच्छा, इसका सिंपल सा एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं, जैसे आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, है ना? या आप कोई प्रोजेक्ट लिखते हैं, तो उसके लास्ट में आप समरी देते हैं। तो समरी का मतलब ही ये होता है कि जो भी बात मैंने इतनी 10 टू 12 पेजेज़ की भेजी है ना, तो उस बात को मैं एक हाफ पैराग्राफ में आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये है, समरी है, दैट इज़। तो समराइज़ करके हम जैसे बातों को बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें। जब हम डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपकी डिस्टेंसिंग ज़्यादा है, तो आपका जो मैसेज है उसमें हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है। स्पेशलाइज़ेशन अगर आपका नहीं है, स्पेशलाइज़ेशन का मतलब वही कि अगर आप पर्टिकुलर फ़ील्ड से नहीं हैं, अगर सपोज़ करो मेरा राइट नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में काम कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अ
मैं रिसर्च कर रही हूँ एयर फ़िल्ट्रेशन पे और आप रिसर्च कर रहे हो वाटर फ़िल्ट्रेशन पे। तो मेरा स्पेशलाइज़ेशन एयर फ़िल्ट्रेशन पे है, आपका स्पेशलाइज़ेशन वाटर फ़िल्ट्रेशन पे है। तो वहाँ पे मैं आपकी चीज़ों पे कमेंट नहीं कर सकती, आपकी चीज़ों में कमियाँ नहीं निकाल सकती क्योंकि उसमें मेरा स्पेशलाइज़ेशन नहीं है, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो वहाँ पे अगर मैं आपको कोई बात बताती हूँ या मैं कोई मैसेज आप तक देती हूँ, तो बैरियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ड्यू टू स्पेशलाइज़ेशन, क्योंकि मेरा उस फ़ील्ड में स्पेशलाइज़ेशन नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की किस तरीके का वहाँ पे वर्क, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस तरीके का वर्क कल्चर है, तो वो अगर अलग-अलग है तो वो हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं और पावर स्ट्रक्चर कैसा है? पावर स्ट्रक्चर मतलब लेवल बाय लेवल है कि नहीं? पावर स्ट्रक्चर से आप ऐसे समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक एनजीओ की या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो उसमें सपोज़ करो एक मैनेजर है, तो मैनेजर तक अगर हमें बात पहुँचानी है, स्कूल की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल तक हमें बात पहुँचानी है, तो सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल होंगे या उनके अंडर कोई हेड टीचर होंगे, तो उन तक हम अपनी बात पहुँचाएँगे। हम पहले अपने क्लास टीचर को बोलेंगे, देन क्लास टीचर हेड टीचर को बोलते हैं, हेड टीचर फिर वाइस प्रिंसिपल, देन वो प्रिंसिपल के पास। तो एक पावर स्ट्रक्चर किस तरीके से, तो आपकी बात जो है स्ट्रक्चर्ड वे में जा भी रही है, पहुँच भी रही है। आर यू श्योर कि आपकी बात पहुँच जाएगी? सो दोज़ थिंग्स। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आपको पता नहीं होगा कि डायरेक्ट जाना किसके पास है, बात किसको कहनी है। तो दोस्त थिंग कॉम्प्लेक्सिटी है अगर चीज़ों में, तो तब भी एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है चीज़ों में। फैसिलिटीज़ अगर आपके पास नहीं है, बिल्कुल आप इसको यू कैन टेक इट लाइक दिस कि अगर आपको मैसेज तो पहुँचाना है, बट आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास एनवेलप नहीं है मैसेज देने के लिए, यू डोंट हैव स्पीकर्स, यू डोंट हैव माइक, यू डोंट हैव एप्रोप्रिएट थिंग्स टू कन्वे द मैसेज, तो वो फैसिलिटी एक हिंड्रेंस क्रिएट करती है। ठीक है। फिजिकल बैरियर की जब हम बात करते हैं, तो कंपीटिंग स्टिमुलस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सब्जेक्टिव स्ट्रेस, मीडियम अनफेमिलियरिटी। सो ये सब फिजिकल बैरियर की जो आपके रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। देखो फिजिकल बैरियर जब हम बात करते हैं, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू कि जो आपका एक्चुअल वर्ल्ड है जिसमें आप प्रेजेंट हो, उस वर्ल्ड में जो हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, उस वर्ल्ड में हिंड्रेंस क्रिएट होने की वजह से जो आप अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो उसको आप बोलते हो फिजिकल बैरियर। फॉर एग्जांपल कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप क्लास में बैठे हो, टीचर पढ़ाने के लिए आया, बट आपके जो क्लास है उसमें अप्रोप्रिएट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर एयर के लिए या एक तरीके से वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, कर्टेन्स नहीं है, लाइट नहीं है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है काफ़ी सफोकेटिंग है। तो भले ही टीचर कितना भी अच्छा है, भले ही आप तक वॉइस क्लियर आ भी रही है, लेकिन आपके लिए बैठना, सर्वाइव करना थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल होगा उस पर्टिकुलर मोमेंट में वहाँ पे। तो वो जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, वो क्या है? दैट इज़ समथिंग जो आपको फिज़िकली अफ़ेक्ट कर रहा है। तो वो फिज़िकल बैरियर में एक तरीके से काउंट होगा। कंपीटिंग स्टिमुलस की आपकी जो वही कि आपके 2 लोग हैं, तो आपके बीच में अगर देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, तो आप अपनी बात को वहाँ पे मतलब आपके अंदर जो फीलिंग और जो आपके अंदर इमोशंस चल रहे हैं, वो उस लेवल पे नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से, सीधे तरीके से सामने वाले तक पहुँचा पाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, एक बैरियर क्रिएट करती हैं। सब्जेक्टिव स्ट्रेस की मीडियम की अनफैमिलियरिटी जो है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिज़िकल बैरियर है, जो बातों में क्या क्रिएट कर सकती है, एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है। मतलब ओवरऑल इसका मतलब इस तरीके से है कि जब आप सेंडर कोई मैसेज पहुँचा रहे हैं रिसीवर तक, तो उसमें किसी भी तरीके से, वो लैंग्वेज की वजह से हो सकता है, वो 2 शब्दों की वजह से हो सकता है। मतलब अगर कोई एजुकेटेड पर्सन या इफ समवन नो इंग्लिश या समवन नो सम लैंग्वेज और उसने कोई टर्म फेंकी या उसने कोई वर्ड फेंका और सामने वाले को वो लैंग्वेज या वो वर्ड नहीं आता है, तो एक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। सिंपल सी बात है, उसको बात समझ नहीं आएगी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक बार ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है, डायरेक्ट तो वो आपको इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेल्फ इमेज, ये सब तो वो नहीं देते हैं। वो आपसे एक एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट कर देंगे और पूछ लेंगे कि फॉर एग्जांपल कि सेंडर ने अपनी बात बोली और सेंडर नोज इंग्लिश और समथिंग लाइक दैट, और उसने कोई टर्म और उसने कोई वर्ड यूज़ किए हैं, है ना? और रिसीवर जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से है। रिसीवर इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, रिसीवर इज़ फ्रॉम राजस्थान और रिसीवर फ्रॉम समथिंग एल्स, और जो सेंडर है इज़ फ्रॉम अमेरिका। तो अब उसने कोई वर्ड बोला है, उसने कोई स्टेटमेंट बोला, और क्या वो रिसीवर तक पहुँचेगा या उसको वो समझ में आएगा? और अगर वो उसको समझ में नहीं आएगा, तो एक बैरियर क्रिएट हुआ है। तो बैरियर जो क्रिएट हुआ है वो किस तरीके का क्रिएट हुआ है? तो आपको लिंग्विस्टिक बैरियर, मैकेनिकल, ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इस तरीके से ऑप्शन में दे देगा, या फिर वो आपको सिमेंटिक, हाई कल्चर,
इस तरीके से तो नहीं, बट हाँ, येस, वो सिमेंटिक बैरियर दे सकता है, लिंग्विस्टिक की जगह वो सिमेंटिक दे सकता है, ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो सिमेंटिक दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू वर्ड, और सिमेंटिक जैसे समथिंग रिलेटेड टू कल्चरल बायस, और दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कम्युनिकेशन बैरियर से, या तो फिर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया सीधा-सीधा कि इंटरफेरेंस और ऑब्स्टिकल अगर होता है, तो उस वजह से बैरियर क्रिएट होता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आपको क्लियर हुआ होगा कि कितने टाइप के बैरियर होते हैं और किस तरीके से वो हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर सेंडर का रिसीवर तक मैसेज नहीं जा रहा है क्लियरली, और वो कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन किसी भी वजह से वो मैसेज उस तक नहीं पहुँच पा रहा है और वो उसको समझ नहीं पा रहा है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप बोलते हो कि बैरियर क्रिएट हुआ है। सो दैट इज़ बैरियर किसी भी लेवल पे हो सकता है, सेंडर के लेवल पे भी, मीडियम के लेवल पे भी, मैसेज के लेवल पे भी और रिसीवर के लेवल पे भी। सो दैट इज़ इट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू ओके, नाउ मूविंग ऑन टू